नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, राफेल डील एक बहुत बड़ी डील हुई है भारत और फ्रांस के साथ। राफेल एम डील है ये राफेल एम विमान किस प्रकार से राफेल से अलग है और इसके आ जाने से अपने पड़ोसी देशों की हालत कैसे खराब है, इसको आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। साथ ही साथ इस राफेल एम की क्या क्या खास बातें हैं, क्या खासियत है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि अब तक आपको न्यूज़ पता चल गई होगी कि भारत और फ्रांस के बीच में एक 63,000 करोड़ की राफेल की डील हुई है और ये राफेल विमान जो है भारतीय नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं। संख्या में बात करें तो टोटल 26 राफेल एम यानी कि राफेल मरीन जेट्स की ये डील हुई है। भारतीय नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं। फ्रांस की भारत के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। ऑलरेडी भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों 36 राफेल विमान की डील हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। भारत के पास 36 राफेल विमान आ भी चुके हैं। वो डील 2016 में शुरू हुई थी और उसके बाद उसकी डिलीवरी होते होते कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये नई डील है जो भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम या राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील हुई है। इनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी बात। साथियों, टेक्स्ट बुक का बीट द हीट सेल चल रहा है और ये सेल जो है 28 से 30 अप्रैल तक चल रहा था। आज उसका सेकंड लास्ट डे है, तो आपके पास मौका है। आज इसका प्राइस आप देख पाओगे मात्र 351 में हुआ है ईयरली पास प्रो का, और ईयरली पास प्रो मैक्स मात्र 439 में हुआ है। ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है और इसके बाद से फिर प्राइस बढ़कर 849 हो जाने वाला है। जो पहले 699 था, ये अब और दाम बढ़ने वाला है। तो इसलिए आज आपके पास मौका है, इतने में आप जा करके ले सकते हो। लेकिन इतने में मिलेगा कैसे? इसको लेने के लिए आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना होगा, तभी आपको ईयरली पास प्रो 351 में और पास प्रो मैक्स 439 में मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में होता क्या है? इसमें साथियों, आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर हूबहू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी मॉडल में यहाँ पर मिलता है चीजें। जैसे मैं एनटीपीसी एग्जाम की बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होना है। इसकी मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है और इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक के पास ही हैं, जिन्होंने एनरोल कर रखे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देने पर एक अच्छी खासी रैंक भी पता चल पाएगी, क्योंकि आप इतने सारे लोगों के बीच में आप मॉक टेस्ट दोगे। तो इसमें देखिए, अगर एनटीपीसी की बात करें तो इसमें 9 फ्री टेस्ट दिया गया है आपका। इसके अलावा 16 एडवांस लेवल के टेस्ट हैं, 96 लूसेंट जनरल नॉलेज के हैं, 26 फुल टेस्ट है, 282 चैप्टर टेस्ट है, 185 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 2 फ्री टेस्ट दिया गया है। इसके अलावा 159 लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम के पैटर्न के, 40 सेक्शनल टेस्ट हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये मैं एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसे आप अपने किसी भी एग्जाम के कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, क्लिक कीजिए, एमजेटी कूपन कोड यूज करना, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल पाए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया और फ्रांस ने 63,000 करोड़ की डील करी हुई है 26 राफेल मरीन जेट के लिए। ठीक है, ये राफेल मरीन जो है, ये पुराना वाला जो राफेल है जो आया था 36 राफेल विमान, उससे और ज्यादा घातक, उससे और ज्यादा एडवांस है। तो इस डील को साइन किया है भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी ने फ्रांस के प्रतिनिधि के साथ। अभी ये डील पर फाइनल हुआ हस्ताक्षर। 28 अप्रैल को ये डील जो है साइन कर दी गई है। माना यह जा रहा है कि 2028 मिड से ये 2029 के बीच में पहली डिलीवरी आ जाएगी, फिर 2031-32 तक धीरे धीरे करके 26 के 26 राफेल मरीन जेट आ जाएंगे। इसमें खास बात क्या होगी? देखिए, जो 26 आएंगे ना, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगे। इसमें 22 तो जो होंगे वो सिंगल सीटर होंगे, मतलब उसमें एक ही पायलट बैठ पाएगा, लेकिन 4 जो होंगे वो डबल सीटर विमान होंगे। और ये सब को रखा जाएगा भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अपने अपने पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वर्तमान में। आगे आईएनएस विशाल भी आ जाएगा 2030-31 तक बन करके। देखो, जो ऑर्डिनरी राफेल जेट हैं जो पहले वाले आए हुए हैं, उसमें क्या है ना, उसमें विंग्स वैसे ही स्टेबल है, लेकिन इसमें क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर रखना है तो ज्यादा से ज्यादा रखे जा सके राफेल जेट, इसलिए इनके विंग्स को ना फोल्डेबल बनाया गया है। ये जाएंगे वहां पर लैंड करेंगे, उसके बाद फिर अपने विंग्स को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जाकर के एक जगह रुक जाएंगे या कहीं पार्क कर दिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके 26 यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं तो आईएनएस विक्रांत जो है, इस पर 26 राफेल जेट की क्षमता है और आईएनएस विक्रमादित्य ऐसे है। हालांकि आईएनएस विक्रांत को मिग 29 के लिए डिजाइन किया गया था, तो इसीलिए उसमें स्पेस कम थी। राफेल जेट जो है थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए इसके विंग्स को फोल्डेबल बनाया जा रहा है, स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए। तो ये मॉडिफाइड भी है। तो 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज होने वाली है।
और रफ्तार में 2200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होने वाली है राफेल जेट की। 52,000 फीट तक की ऊंचाई पहुंच सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग वाला भी सिस्टम है। आजकल जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम दिया ही जा रहा है। एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है, पुराने वाले रडार सिस्टम से और ज्यादा बेहतर रडार सिस्टम इसमें दिया गया है। हालांकि मैं आपको एक बात बताते चलूं कि ये 5th जनरेशन का नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का है। 5 जनरेशन और 4.5 जनरेशन में अंतर यह है कि 5th जनरेशन जो होता है उसमें स्टील से टेक्नोलॉजी होती है ना, मतलब कि वो रडार के पकड़ में नहीं आता है। और ये 4 पॉइंट जनरेशन है तो मतलब इसमें स्टील से टेक्नोलॉजी नहीं है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए भी ये डिजाइन किया गया है और न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, मतलब परमाणु मिसाइलों को भी ले जाने में ये सक्षम है ना। जो पाकिस्तान से कमेंट आता है, उनके मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पाव आधा पाव के परमाणु मिसाइल है, माचिस की डिबिया जितने बड़े परमाणु मिसाइल हैं उन सबको ये एक ही पाव में खत्म कर देगा, एक ही अटैक में। तो खैर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10.8 मीटर है और 3700 किलोमीटर की रेंज मैंने आपको बताया। लंबाई 15.27 मीटर है। अगर राफेल एम की राफेल से अगर हम लोग थोड़ा सा तुलना करें तो देखिए यहाँ पर विंग्स फोल्डेबल हैं, जो कि मैंने आपको बताया। टेलहुक इसमें है और इसमें नहीं है। रडार में अगर बात करें तो इसका जो है नौसेना के हिसाब से बदला गया है और एडवांस किया गया है, इसमें स्टैंडर्ड रडार है। हथियार में बात करें तो कई सारे हथियारों को ये ले जा सकता है, एंटी शिप मिसाइल से भी लैस है। तो ये स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार रखता है, एंटी शिप मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है और ग्राउंड लेवल पर अटैक करने के लिए है और ये समुद्र में अटैक करने के लिए डिजाइन है। इसके अलावा मिशन बात करें तो विमान वाहक पोत से ये जुड़े ऑपरेशंस कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर रहेगा और वहीं से जाकर के ये अटैक करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लो कि चलता फिरता नौसेना का एक एयरबेस होता है। उसमें मिसाइलें भी होती हैं, फाइटर जेट्स भी होते हैं। तो वो कहीं पर ले जाकर के अगर लगा दिया गया, मान लो अपने पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक हम लोग बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिए, एक ले जाकर के वहां पर अरब सागर में खड़ा कर दिए, तो इधर दोनों देश में दोनों तरफ बिल्कुल अपना समझ लो नौसेना का बेस है वो टहल रहा है ना। वहां से कहीं भी किसी पर ऑपरेशन करना होगा तो वहीं से हो जाएगा। यहाँ से मतलब अपनी धरती से ले जाकर के नहीं अटैक करना होगा। अब आप सोचो जैसे कि मान लो कि कहीं किसी दूसरे दूर देश से अटैक करना होगा, तो अगर हम यहाँ से राफेल जेट उड़ाएंगे, ठीक है, अपने जो मेन लैंड है उससे, तो काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर मान लो ऑपरेशन थोड़ा देर लंबा चला तो फिर भाई फ्यूल वाली दिक्कत होती है, तो उनको लौटना भी होता है, तो लौटने भर का फ्यूल बचा कर रखना होता है, इसलिए ज्यादा समय तक नहीं कर सकते ऑपरेशन। लेकिन क्या हो अगर मान लो हम अपना विमान वाहक पोत यहाँ पर खड़ा कर दें और यहीं पर एयरक्राफ्ट सारे अपने यहाँ पर खड़े हों और यहीं से उड़ान भरे ऑपरेशन करके चले आए, तो वो ज्यादा समय तक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भारत के पास 2 हैं, तीसरा बन रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य हम लोगों ने रूस से लिया था, आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने खुद बनाया है, इंडिजीनियस है, और आईएनएस विशाल पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक को नहीं है ना। चलिए तो खैर अब मिसाइल्स की बात करें, कौन कौन सा मिसाइल ये ले जा सकता है अपने साथ। भाई अगर वो फाइटर प्लेन है तो अपने साथ कुछ मिसाइलें भी कैरी करेगा। तो ये स्कैल्प मिसाइल ले जा सकता है, जो कि लंबी दूरी तक वार करने के लिए क्रूज मिसाइल का है, काम करती है। मेटियोर ले जा सकता है, मेटियोर मिसाइल काफी घातक मानी जाती है, ये भी लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार कर सकती है। लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकता है ये, और ये 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेजर के बूते सटीक हमला कर सके, इसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा बात करें अगर तो ये नॉन गाइडेड क्लासिकल बम भी ले जा सकते हैं। नॉन गाइडेड मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि टारगेट को फिक्स किया जाए, जहां मन हो छोड़ दो, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि बस तबाही मचाना है, तो तबाही ही मचाने के लिए नॉन गाइडेड बम भी छोड़ते चले गए, धड़धड़ा करके पूरा एकदम नीचे। कोई जरूरी नहीं है कि बस पिन पॉइंट पर करना हो। जब पिन पॉइंट पर अटैक करना हो तो ये मिसाइल वगैरह जो गाइडेड मिसाइल होती हैं उन पर उनसे किया जाता है, उनके थ्रू। या फिर मान लो जो मूवेबल टारगेट होता है उनके लिए गाइडेड मिसाइल की जरूरत होती है। जमीन पर बमबारी काम आने पर यह परंपरागत बम है। अगर हैमर, हाँ इसके अलावा हैमर जीपीएस बम है। हैमर जीपीएस बम ये और भी ज्यादा खतरनाक है, ये हवा से जमीन पर जीपीएस को ट्रैक करके ये अटैक करता है। तो ये सारी मिसाइलें ये ले जा सकते हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं भारत के राफेल से, चाइना के J-20 से और पाकिस्तान के F-16 से। देखो यहाँ पर मैं कंपैरिजन तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चीज की कर रहा हूँ, मतलब फाइटर प्लेन की कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो है सामर्थ्य, क्षमता, ट्रेनिंग और साहस, आत्मबल, कितना राष्ट्रीयता है, देश प्रेम कितना है, ये सब चीजें मायने रखती हैं उस पायलट के अंदर, जो पायलट इसको चला रहा होता है। भाई मशीन तो सबके पास होता है, मोबाइल सबके पास होता है, कुछ लोग उसी मोबाइल से कमा रहे हैं, कुछ लोग उसी मोबाइल से अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। ऐसे ही
फाइटर प्लेन भी जो है, आप देखो F-16 पाकिस्तान के पास है, बहुत एडवांस है ये, अमेरिका ने इसको दिया है, लेकिन भारत के मिग-21 से अभिनंदन वर्धमान ने इसके मार गिराया था इसको, इतनी भारी बेइज्जती हुई थी कि मतलब सोचो 1960-70 तक के दशक का विमान जो है वो चौथी पीढ़ी का 4G टेक्नोलॉजी का विमान को गिरा दिया। ये फिफ्थ जनरेशन नहीं है, लेकिन फोर्थ जनरेशन का एक एडवांस विमान है F-16 पाकिस्तान का, अमेरिका ने दिया था, लेकिन भारत के अभिनंदन वर्धमान ने इसको गिरा दिया था। उस टाइम जब इंसिडेंट हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके जस्ट एक दिन बाद वहां से कुछ F-16 लेकर के पाकिस्तानी घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो खैर, राफेल की अगर थोड़ा सा बात करें, तब राफेल अपने पास नहीं था, अब तो राफेल आ गया है। अब राफेल आने की वजह से और उन लोग की हालत खराब है, जब मिग-21 से गिरा देते हैं, राफेल से क्या करेंगे ये लोग, है ना। खैर, राफेल की बात करेंगे तो ये सिंगल और ट्विन दोनों प्रकार के सीटों पर अवेलेबल है, बाकी इन सबके पास सिंगल सीटर है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगर J-20 चाइना वाला जो है वो 3400 किलोमीटर है। चाइना की तो बात ही क्या करना, ये तो मतलब अपना जब यूजेबल जो माल हो जाता है ना, जो लगता है कि रिजेक्टेड माल है, उसको दे देता है इनको, पाकिस्तान को, ले जाओ यूज करो। और चाइना वाली बात है, मतलब इनका रिपेयर वाला सिस्टम नहीं है, रिपेयर वाला नहीं है सिस्टम। एक बार जो आया विमान खराब हुआ तो कबाड़ हो गया वो, है ना। तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चाइना की ये स्लोगन होता ही है। खैर, F-16 जो है अगर इसकी बात करें तो ये 4200 किलोमीटर की रेंज देता है। इसके बाद अधिकतम स्पीड में 2222 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर J-20 हम लोग चाइना से जो कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब चाइना का जो ये विमान है जो इसने पाकिस्तान को दिया हुआ है, उससे तुलना कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन के भी विमान है ना। तो उससे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत के पास अभी फिफ्थ जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के विमान नहीं है। यहाँ पर तुलना पाकिस्तान से ही की जा रही है। लंबाई में बात करें तो 15.30 मीटर का इसका है, इसमें ये 20 मीटर का है, थोड़ा सा लंबा है। ये 15.06 मीटर का है, थोड़ा सा छोटा है। हाइट में बात करें तो 5.30 मीटर का है, ये 4.5 मीटर के आसपास, ये भी 4.5 पौने 5 मीटर के आसपास में है। राफेल जो है 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, और पाकिस्तान का F-16 15,240 मीटर तक ही 1 मिनट में जा सकता है, और चीन वाला जो है ये भी 18,000 तक पहुंच सकता है। तो ये तुलना रही। खैर, अगर राफेल एम जब आ जाएगा, भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भारतीय नौसेना अब आगे स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी, फाइटर प्लेन को भी खरीदने पर विचार कर रही है। भारत के पास दो ऑप्शन है, एक तो F-35 ले ले अमेरिका का, या फिर सुखोई S-57 ले ले रसिया से। तो अभी तो देखिए अमेरिका दबाव बना रहा है, किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है कि भारत उसका F-35 खरीद ले, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा महंगे विमान होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर में डील होती है। तो इसलिए हर कोई देश चाहता है कि इसको हमारा खरीदे, और दूसरी बात, सिर्फ एक ही बार नहीं खरीदना होता है। एक बार खरीद लोगे, आगे जब भी मेंटेनेंस करवाना होगा समय समय पर, या आगे अपग्रेड कराना होगा, थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, तो हमेशा हम पर ही डिपेंड रहोगे। इस सोच के साथ लोग डील करते हैं। अब आप सोचो, जैसे राफेल एक बार खरीदा गया, तो राफेल खरीदा गया, अपने जो एयरफोर्स के पायलट हैं उन लोग की ट्रेनिंग हुई अच्छे से, भारत में उससे रिलेटेड जो कुछ छोटे मोटे पुर्जे वगैरह हुए उसको बनाने के लिए चीज़ें बनी। तो फिर ये सोचा गया कि चलो भाई, नौसेना के लिए लेना है तो फिर से राफेल ही ले लेते हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी हमें थोड़ा सा अंदाजा है, चलाने की ट्रेनिंग वगैरह पता है, ठीक है। तो इससे हम लोग के लिए कम समय लगेगा उसको ट्रेन करने में, है ना। और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो फिर वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक ही प्रकार के रहेंगे विमान। तो इसीलिए यहाँ राफेल और ले लिया गया, है ना। ऐसे ही अगर मान लो F-35 आता है, तो F-35 वो एक बार लेने के बाद लंबी डील चलेगी आगे भी। तो इस मकसद से लोग बेचना चाहते हैं कि एक बार तो लो ही, आगे भी लोगे ही हमसे। खैर, इस बार जो डील हुई है राफेल की, ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जो ना, वो अपना फाइटर प्लेन बेचता तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करता। जबकि इस बार जो ये डील हुई है ना, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी हुई है डील। मतलब मतलब ये कि हम लोग राफेल विमान तो खरीद ही रहे हैं, साथ ही साथ में राफेल विमान बनता कैसे है, ये भी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है फ्रांस। तो इसकी मदद से हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो कि बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है, कि भारत के पास टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और राफेल भी मिल रहा है। तो इसके लिए भारत में इसके जो फ्यूजलेज होंगे, जो मेन बॉडी के पार्ट्स होंगे होते हैं, ये सब यहाँ पर बनेंगे। हाँ, 100% टेक्नोलॉजी नहीं कोई शेयर करता है, 100% तभी शेयर करता है जब उसको ये रहता है कि भाई अब हम इसको छोड़ चुके हैं, या फिर अब हम थोड़ा सा और एडवांस वाला बना लिए हैं, तब ठीक है इसको दे देते हैं, जिसे रसिया करता है अमूमन, ठीक है।
चलिए, तो ये रही हमारी वीडियो राफेल एमजेड पर। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है, ऐसी और वीडियो चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।